स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो रिसर्च साइनॉप्सिस एंड आईआरबी प्रोसीजर्स के ऊपर है। इससे पहले सेशंस में सौर्य साहब ने आप लोगों को रिसर्च की बेसिक्स वगैरह सिखा दी होंगी और बता दी होंगी कि किस तरह से एक। जी। तो इससे पहले सेशन में सौर्य साहब ने आपको रिसर्च की बेसिक्स बता दी होंगी कि किस तरह से हम लोग रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं रिसर्च के मुतालिक वो सब आपको बहुत अच्छे से समझा दी होंगी। उसके बाद मोहसिन साहब ने सेशन लिया था जिसमें उन्होंने लिटरेचर सर्च करना सिखाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो सेशन लिया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन तम लिटरेचर सर्च के बाद जब हमारा लिटरेचर सर्च मुकम्मल होता है और हम टॉपिक सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमारा साइन ऑफ से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं फाइनल ईयर में भी स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी रिसर्च की शुरुआत जेपीएमसी के एमरजेंसी डिपार्टमेंट से की थी। और मेरे अभी तक जितने पब्लिश पेपर्स हैं वो एमरजेंसी मेडिसिन से रिलेटेड हैं और वो मैंने जेपीएमसी से ही की है। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज रिसर्च साइनॉप्सिस। तो जैसे मैंने अभी आपसे को बताया कि जब भी हमारा टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है और हम लोग को आप थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं, तो फिर हम रिसर्च साइनॉप्सिस लिखना शुरू करते हैं। रिसर्च साइनॉप्सिस बेसिकली प्लान है, ऐसा प्लान जो बताता है कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। रिसर्च साइनॉप्सिस में आप अपने बेसिकली मेजर मेजर ऑब्जेक्टिव्स बयान करते हैं, मेथड्स बयान करते हैं, और जो आपको लगता है कि इस स्टडी से जो रिजल्ट्स आएंगे वो उसमें मेंशन किए जाते हैं। उसके अलावा उसके अलावा साइनॉप्सिस भी यूं भी कहा जा सकता है कि साइनॉप्सिस एक प्रपोजल है जो आप आईआरबी को प्रेजेंट करते हैं ताकि वो आपकी स्टडी को अप्रूव करके आपकी तरफ भेजें। सही। साइनॉप्सिस के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। अभी फिलहाल दूसरी बात आईआरबी पे करते हैं। आईआरबी क्या चीज़ है? आईआरबी किसी भी इदारे का वो डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ये होता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की वेल बींग का ख्याल रखे। इस बात का ख्याल रखे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा इस स्टडी से, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह तो नहीं हो रही। इन तमाम बातों का ख्याल रखना आईआरबी की जिम्मेदारी है। तो यूं कह सकते हैं कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है वो उसके तमाम एथिकल पॉइंट्स है उसको देखना, उसको अप्रूव करना आईआरबी का काम है। ठीक। अच्छा, जब हम कभी हमारी रिसर्च आईआरबी के प्रोटोकॉल्स पर पूरी उतरती है तो फिर आपका रिसर्च जो साइनॉप्सिस है, जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाता है और आपके नाम पे लेटर आ जाता है। हमारे इदारे में, हमारे इंस्टीट्यूट में दो आईआरबी डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो जेएसएमयू में है और दूसरा जेपीएमसी में है। ठीक। अच्छा, जेपीएमसी चूंकि आपको पता है जिन्ना अस्पताल का है और जेएसएमयू जो है वो सिंध मेडिकल कॉलेज वालों का है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ साइनॉप्सिस पे। साइनॉप्सिस का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास टाइटल आता है, हम टाइटल बयान करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर ऑपरेशनल डेफिनेशंस आती हैं, फिर मेथडोलॉजी, फिर रेफरेंसेस, फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अटैच किया जाता है और कंसेंट फॉर्म अटैच किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो साइनॉप्सिस क्या होता है या आईआर का क्या काम होता है तो बेशक अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं या फिर नीचे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग टाइटल पे। सबसे पहला काम, अच्छा देख एक मिनट से मैसेज रिपीट कर दें। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली मैंने ये बताया साइनॉप्सिस क्या होता है कि जब लिटरेचर सर्च कर दिया जाता है मुकम्मल तौर पर, तो अब हम लोग और हमने प्लान कर दिया, हमारी कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो चुकी है, तो फिर हम लोग साइनॉप्सिस लिखना शुरू करते हैं। साइनॉप्सिस में बेसिकली एक प्लान होता है, एक प्रोपोजल होता है जो आप आईआरबी को प्रेजेंट करते हैं और आप उसमें मेंशन करते हैं कि आप रिसर्च में किन क्वेश्चंस पे फोकस करना चाह रहे हैं, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, किन तरीकेकार को इस्तेमाल करेंगे, किन मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है किस किस्म के रिजल्ट आएंगे आपके पास। ये सारा जो एक खाका जिसको कहते हैं हम लोग, वो साइनॉप्सिस होता है।
आईआरबी की जहाँ तक बात है, तो आईआरबी बेसिकली वो इदारा है, वो डिपार्टमेंट है जो आपकी रिसर्च की एथिकल पहलुओं को देखता है और आपकी स्टडी को अप्रूव करता है। एथिकल कंसिडरेशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो स्टडी होती है हो सकता है उससे किसी पार्टिसिपेंट को नुकसान पहुंचता हो, किसी पार्टिसिपेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर आ रही हो। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना हमारा भी जिम्मेदारी है और इसको अप्रूव करना आईआरबी की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आईआरबी हमारे यहाँ दो दो डिपार्टमेंट आईआरबी के, एक जेएसएमयू में है और एक जेपीएमसी में है। तो यहाँ तक बात आईआरबी की मुकम्मल हुई। एहसन साहब, अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। एहसन अली, ठीक। अच्छा, फिर दोबारा आ जाते हैं हम फॉर्मेट ऑफ साइनॉप्सिस पर, जिसमें टाइटल है, आता है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंसेंट फॉर्म। अच्छा, अब हम लोग टाइटल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब मोहसिन साहब ने आपको लिटरेचर सर्च करना सिखाया होगा, तो हम लोग किस तरह से टाइटल पे फोकस करते थे कि हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके उन अल्फाज का उन वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को चुनते थे ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिटरेचर सर्च हो पाए। तो इससे इस बात से अंदाजा होता है कि टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सही, क्योंकि क्योंकि पहली नज़र जब रीडर देखता है ना, तो सिर्फ टाइटल देखता है। अगर उसको टाइटल समझ में आता है, उसको अपने मतलब का लगता है, तो उसको खोल के अंदर से पढ़ना शुरू करता है। तो ये बात तो तय हो गई कि टाइटल टाइटल जो है वो ऐसा होना चाहिए जो रीडर को थोड़ा क्यूरियस बना सके। ठीक है। अच्छा, टाइटल लिखते वक्त इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि टाइटल के अंदर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन बहुत अच्छे से वाजे से नजर आने चाहिए। उसके अलावा जो आपके कीवर्ड्स हैं वो भी इसमें मौजूद होने चाहिए। ये दो बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा ये कि इस टाइटल जो है वो क्वेश्चन की तरह भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन के तौर पर बयान करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ कि एक आर्टिकल है जिसने प्री एक्लेम्सिया के ऊपर एक रिसर्च है जिसमें प्री एक्लेम्सिया के ऊपर काम हुआ होगा। तो उसका टाइटल कुछ यूं है कि व्हाई इज प्लासेंटेशन एबनॉर्मल इन प्री एक्लेम्सिया, अ केस रिपोर्ट फ्रॉम कराची। तो ये एक जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन के तौर पे टाइटल बनाया गया है, तो ये भी किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइटल के मुतालिक कि टाइटल हमेशा साइनॉप्सिस लिखने के आखिर में लिखा जाता है। पहले आप एक रफ सा टाइटल बना सकते हैं बेशक, ठीक है, लेकिन उसको रिफाइन करना हमेशा साइनॉप्सिस के आखिर में करते हैं कि जब आपकी रिसर्च मुकम्मल, जब आपका प्लान मुकम्मल हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये टाइटल इस तरह से प्लान कर, इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये वाले वर्ड्स होने चाहिए और इस तरह के फ्रेजेस होने चाहिए। तो ये आपको साइनॉप्सिस मुकम्मल होने के बाद बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये कि कुछ जर्नल्स, हर जर्नल की नहीं बट कुछ जर्नल की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब टाइटल मुकम्मल हो तो उसके बाद कॉलर लगा के आप टाइप ऑफ स्टडी भी मेंशन कर देते हैं कि किस किस्म की स्टडी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं केस रिपोर्ट या क्रॉस सेक्शनल स्टडी फ्रॉम कराची। तो ये भी किया जाता है टाइटल में। सही। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक टाइटल की बात समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ चीज़ पूछनी हो तो मुझसे बेशक पूछ ले। अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं और आप चैट में भी लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा। एहसन साहब, आपको कुछ पूछना है इसके मुतालिक? नहीं, ठीक है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बेसिकली समझे, मैं तो कहूँगा कि ये जो है ना इस साइनॉप्सिस का दिल है। इंट्रोडक्शन कि आपको इसमें आप अपनी पूरी स्टडी का बैकग्राउंड बयान करते हैं, आप पूरी तमहीद लेकर चलते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं और जिस पर काम क्रॉस सेक्शन अदर स्टडीज। ओके, सो अगर ये सवाल मैं ये मिस्टर के ने सवाल किया है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड अदर स्टडीज। अच्छा, देखें, क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर डिजीज को या पर्टिकुलर चीज को एक एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जैसे कोई और केस रिपोर्ट ले लें। केस रिपोर्ट क्या होता है, वो आप एक ही केस, एक पर्टिकुलर रेयर डिजीज या प्रॉब्लम को के ऊपर पूरा एक ही बंदे की रिपोर्ट लिखते हैं, वो केस रिपोर्ट होता है। और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी भी होती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी हमारे पहले सेशन में बयान कर दी गई हैं। तो बेहतर है कि आप जो है जो पिछले सेशंस है वो यूट्यूब पे मौजूद है, वहां से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये टॉप ये जो क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और केस रिपोर्ट, ये हमारे इस स्कोप से बाहर है, तो इस पर इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहें तो चैनल नेम सर
तो IMIG के नाम से है। आप उधर देख लीजिएगा यूट्यूब पर, तो उधर मौजूद भी है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन पे वापस आते हैं हम। इंट्रोडक्शन बेस जैसे मैंने आपको बयान किया कि इंट्रोडक्शन में आपको पूरी एक तमहीद बनानी होती है, बताना होता है कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट किया है उसकी क्या जरूरत थी, उसके पीछे कितना काम हो चुका है, वो क्या चीज़ है, तो ये सारा आप इंट्रोडक्शन में बयान करते हैं। उसके अलावा इंट्रोडक्शन के टिपिकली 3 पैराग्राफ होते हैं। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक तरीकेकार ऐसे आसानी होती है और चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है। पहला पैराग्राफ जो होता है उसमें हम लोग स्टडी का बैकग्राउंड देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्रीक्लेम्सिया पे काम कर रहे हैं, ट्रॉमेटिक इंजरी से बात काम कर रहे हैं, या सेप्सिस पे काम कर रहे हैं, हम बयान करते हैं, सेप्सिस की डेफिनेशन बताते हैं कि सेप्सिस क्या होता है, ट्रॉमेटिक इंजरीज क्या होती है, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आपने ये सारी अब जो भी आपका टॉपिक है जो आपने चूज किया उसके मुतालिक आप बताते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत जरूरी है कि आप इसमें कुछ प्रेवलेंस के बारे में बताएं, इसके कुछ स्टेट्स बताएं कि दुनिया में प्री इक्लेम्सिया की वजह से इतने परसेंट लोग हर साल मारे जाते हैं। अभी मैंने एक स्टैट्स बताया, आप नोट करेंगे जब आपने लिटरेचर सर्च किया होगा, जब आपने बहुत सारे स्टडीज पढ़ी होंगी, तो आपको पता चला होगा कि हर इंट्रोडक्शन की शुरुआत इसी एक जुमले से होती है कि फॉर एग्जांपल प्री इक्लिम्स की वजह से हर साल इतने लोग मरते हैं। तो आपने पहले पैराग्राफ में इस किस्म के स्टेट्स और प्रेवलेंस बताना आपके लिए जरूरी है और अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो पहले बताने चाहिए थी मुझे, लेकिन माजरत, वो ये कि जब लिटरेचर सर्च हो जाता है तो जो जितना भी आपने लिटरेचर और जितने भी आर्टिकल्स एक जगह जमा कर किए होते हैं उन सबको पढ़ना होता है, उसको उनमें से उनको हाईलाइट करना होता है, मेजर पॉइंट्स, और फिर आप प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2-3 आर्टिकल पढ़ के आप साइनॉप्सिस नहीं लिख सकते, आप या आपको 2-3 आर्टिकल पढ़ के आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत सही, ज्यादा आपका कैमरा खुला हुआ है, आपको कैमरा बंद करने की जरूरत है। अच्छा। अ, अच्छा, फिर जो है ये आता है। हाँ, ये बात हम बता रहे थे आपको कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे आर्टिकल्स पढ़ें जितने भी तक हम अब तो ऐसा कहूँगा कि आलस की वजह से लोग इतने आर्टिकल्स पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप तकरीबन 25 से 30 आर्टिकल्स पढ़ें पूरे, ठीक है। उसमें से डेटा और आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करें, और उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बात मैं बताना भूल गया था पहले, तो इस वजह से मैंने इधर जोड़ दी। अब पहला पैराग्राफ मुकम्मल हुआ, अब दूसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बेसिकली आपने बताना होता है कि आपके इस जो रिसर्च कर रहे हैं, जो टॉपिक है, उसमें ऑलरेडी क्या क्या चीजें मेंशन है, उसकी अहमियत को बयान करते हैं कि ऑलरेडी ये सारी बातें मौजूद हैं, और उसकी एसोसिएशन बताते हैं किस तरह से वो दीगर और मुख्तलिफ बीमारियों के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा इसी पैराग्राफ में आपको ये भी मेंशन करना होता है कि गैप कहाँ आ रहा है, नॉलेज गैप कहाँ आ रहा है, कहाँ कमी कोताही हो रही है, क्या जरूरत पड़ गई है आपको ये स्टडी करनी है, ठीक। और फिर आप बताते हैं उस गैप को जस्टिफाई करते हैं, आप रैशनल करते हैं कि भाई अगर हमें ये मालूम पड़ जाएगा तो हमें ये फायदा होगा। तो इस तरह से आप उसको रैशनल करने की कोशिश करते हैं, और रैशनल करना बहुत जरूरी है। आप बयान ये भी बयान करते हैं कि अगर ऐसा पहले कभी स्टडी नहीं हुई हुई भी तो आपने लिखना होता है कि भाई हमारे लिटरेचर सर्च के मुताबिक आज से पहले ऐसी स्टडी नहीं की गई, तो हो सकता तो हमारी जो स्टडी है वो बिल्कुल नहीं है। तो रैशनल बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रैशनल बहुत जरूरी है। बगैर रैशनल के समझे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन आते रहेंगे आपके स्टडी पर। तो रैशनल बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ में आप अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बयान करते हैं, और उसको ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए थर्ड पैराग्राफ में। सादा जुमलों में वाज़ेह तौर पे आप लिखते हैं कि आपकी क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप किस तरह से स्टडी को लेकर चल रहे हैं। और उसके साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम लोग को ये स्टडी, ये फाइंडिंग मिल जाती, ये चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग को एक और चीज़ भी मिल सकती है जो इस तरह से फायदा कर सकती है, तो इस चीज़ को सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक हो गया। अभी तक मेरी आवाज आ रही है सबको? किसी किस्म की का कोई मसला तो नहीं आ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तला शाहिद साहब और ताहा इकबाल साहब। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाते हैं हम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के अलग से भी हम लोग, जो आप मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में थर्ड पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव का होता है, इस इंट्रोडक्शन के बाद
एक या दो लाइनें को ऑब्जेक्टिव दोबारा लिख लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल के आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग बाद ऑब्जेक्टिव की हेडिंग डाली और एक ही लाइन में या दो लाइन में क्लियर कट आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो आपने मेंशन कर, नहीं भी करें तो इतना कोई मसला नहीं है, आप अपने इस थर्ड पैराग्राफ में इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीकाकार है, इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती हैं ये आपको समझना। ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली आपकी स्टडी की वो बेसिक टर्म्स और वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। आपकी स्टडी के मुताबिक जो ऑपरेशन डेफिनेशंस होती हैं वो बदल सकती हैं। अब जो वेरिएबल्स, जो कीवर्ड्स आपने अपनी स्टडी में लिखे हैं और उसको वो उनकी क्या डेफिनेशन है, उनका क्या क्राइटेरिया है उन डेफिनेशंस का, वो सब ऑपरेशनल डेफिनेशन में आता है। ये बात अभी शायद आप लोग को इतनी समझ नहीं आ रही होगी, मैं जरा मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एनीमिया है, आपने प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया चेक कर रहे हैं, ठीक है, फलान किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट में। अब अनीमिया की क्या डेफिनेशन आप रख रहे हैं, अब अनीमिया तो बहुत किस्म के होते हैं, आप कौन सा वाला ढूंढ रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर अनीमिया को फोकस कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है। बात समझ में आ रही है। ट्रॉमा है, ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा भी होता है, फिजिकल भी ट्रॉमा भी होता है, आप कौन से वाले ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो आपने वो यहाँ मेंशन करना है। आपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करनी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की तो कई डेफिनेशन हो सकती हैं कि भाई गरीब बंदा है, उस लोगों की अमीरी गरीबी देख रहे हैं, लोगों को का रहन घर देख रहे हैं, तो आपने कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल किया। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, कि जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है आपका, ठीक है। अब आपने, और मैं उसकी पॉपुलेशन डेफिनेशन ये चूज कर रहा हूँ कि भाई अगर वो लोग जो इतनी अमाउंट कमाते हैं वो अपर क्लास में आते हैं, जो लोग इतनी अमाउंट कमाते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं, और जो लोग इतनी अमाउंट कमाते हैं वो लोअर क्लास में। ये मैंने आपको ये मैंने डेफिनेशन बयान कर दी। अब जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, जो मैं वेरिएबल्स लिखूंगा, वो इन डेफिनेशन की बुनियाद पर। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला आपको आया हो ऑपरेशनल डेफिनेशंस में? अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये आता है मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी सबसे अहम पार्ट है, ठीक है। तो मैं यूँ कहूंगा कि मैथडोलॉजी आपके साइनॉप्सिस में के एटिकेट्स बयान कर रहा होता है कि क्या एटिकेट्स हैं आपके, ठीक है। कुछ जो रिपीट, मैं ऑपरेशन डेफिनेशन से बाहर रिपीट कर देता हूँ। ईमान शाहिद। अच्छा, इसी बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑपरेशनल डेफिनेशंस बेसिकली वो टर्म्स और वो वेरिएबल्स को की डेफिनेशंस होती हैं जो आप अपने स्टडी में इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने, आपकी स्टडी का नाम है प्रीवेलेंस ऑफ अनीमिया इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स, सही। तो आपने इसके अंदर एपिलेप्सी की डेफिनेशन बतानी है कि एपिलेप्सी क्या होता है, ठीक है। आपने एनीमिया की डेफिनेशन बतानी है, आपने बताना है कि एनीमिया क्या होता है। अब डिफरेंट किस्म के एनीमिया होता है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर किस्म के एनीमिया पर फोकस कर रहे हैं तो आपको उस एनीमिया की डेफिनेशन लिखनी होगी। बात समझ पा रही है ईमान शाहिद मोहतरमा? तो इसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। एक और मिसाल दूंगा मैं आपको। ट्रॉमा पे काम हो रहा है, ट्रॉमा कौन से किस्म का ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है या मेंटल ट्रॉमा है, तो आपने उसकी डेफिनेशन इसमें मेंशन कर दी। एक और मिसाल दूंगा आपको कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिस की क्या डेफिनेशन आप इस्तेमाल करें, क्योंकि देखें अगर आपसे मैं पूछूं कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपको क्या समझ में आता है तो आप अलग डेफिनेशन बताएं। अगर मैं ये तहा से पूछूं तो वो कोई और डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तल्हा से मैं पूछूं तो कुछ और डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि अब अगर गूगल पे भी देखें तो मुख्तलिफ डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन आप कौन सी चूज करें डेफिनेशन, वो वो आपने यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैंने मिसाल दी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, आपने ये डेफिनेशन बयान की कि वो लोग जो इतनी पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं वो अपर क्लास है, जो इतनी पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं वो मिडिल क्लास है, और जो इतनी पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं वो लोअर क्लास है। ये आपने क्राइटेरिया मुख्तस कर दिया और ये डेफिनेशन के तौर पे आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन बता दी। ऑपरेशनल डेफिनेशन पे इतना आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से है कि इतना मुश्किल चीज नहीं है। जो आपके कीवर्ड्स हैं, आपकी डेफिनेशन निकालिए और आपने इसमें लिख देनी है। बात समझ में आ रही है ईमान शायद? आपको बात समझ में आई? मैं आपके मैसेज इंतजार कर रहा हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ूँ।
अगर नहीं आई तो मैं दोबारा एक और तरीके से समझा सकता हूँ। ईमान, शायद मैं आपका इंतजार कर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके। सो जी, तो अब हम आते हैं मैथडोलॉजी में। तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैथडोलॉजी इस तरह से है, जैसे आप समझें कि आपके सिनॉप्सिस के एटिकेट्स बयान किए जा रहे हैं। किस तरीके से आपको अपना लाए अमल, या किस तरह से आपको अपनी रिसर्च का कोर्स लेकर चलना है, वो सारा मेथडोलॉजी बता रहा होता है। मेथडोलॉजी के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं वो मैंने स्क्रीन पे मौजूद है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले तो आ जाता है स्टडीज डिजाइन। सबसे पहले एक किसी ने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि डिफरेंस क्या है क्रॉस सेक्शन और अदर स्टडी। तो इसमें आप मेंशन करते हैं कि आप स्टडी कौन सी है, क्रॉस सेक्शनल है, केस रिपोर्ट है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, केस सीरीज है। ये डिफरेंट किस्म की स्टडीज हैं, ये तो बेसिक्स हैं बिल्कुल, और इस वाले साहब ने बहुत अच्छे से समझाई थी। तो स्टडी डिजाइन जो है बेसिकली, इसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आपकी स्टडी कौन सी है। फर्स्ट करें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे काम करें, तो आपने आपने लिख देना है एक ही जुमले में कि हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, हम लोग हमारी ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, हम इस पर काम करें। फिर आते जाते हैं हम सेटिंग पर। सेटिंग ये होती है कि आप कहाँ से कहाँ स्टडी कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो आपने लिखना है कि हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं, जेपीएमसी के या किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। गायनी का डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है, तो जो डिपार्टमेंट का वो उसकी सेटिंग। उसके अलावा आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आता है। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बेहतर है कि हम 6 महीने का डेटा लें, वरना कम से कम 3 महीने का डेटा होना चाहिए, लेकिन उससे कम ही लोग लेते हैं। ठीक है, बेहतरीन रिजल्ट के, अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी है ये है कि आप 6 ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 6 महीने का होना चाहिए, और या 3 महीने का। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग? अच्छा, पर्पज ऑफ सेटिंग ये होता है कि आप बता रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये साइनॉप्सिस है, ये तैयार होकर किसके पास जाएगा, आईआरबी वालों के पास जाएगा। ठीक है, जेपीएमसी के आईआरबी में जा रहा है। वो आप, उनको क्या पता कि जो आप स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। आप ट्रॉमा के पेशेंट्स पे कर रहे हैं, तो आपने जो डेटा कलेक्ट करे हो तो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कर रहे होंगे। आप जो है वो पेरिटोनाइटिस के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जनरल सर्जरी के डिपार्टमेंट से कर रहे होंगे। तो सेटिंग बताना इसलिए जरूरी है, आप कहाँ कहाँ से स्टडी करना चाह रहे हैं, कौन से दायरे से करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो स्टडी इसलिए जरूरी, सेटिंग इसलिए जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात बतानी थी, 1 मिनट। second हो गई। जी, तो आपको जनाब के साहब, आपको समझ में आया सेटिंग क्या है, किस लिए जरूरी होती है? अच्छा, बाज औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, वो किसी डिपार्टमेंट से नहीं कर रहे होते। जैसे आप डेटा कलेक्ट करें, हम ट्रॉमा ट्रॉमा का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कोई और सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो किसी डिपार्टमेंट से नहीं है, ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, आम आवाम पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वे कौन क्या सेटिंग होगी आपकी? के साहब, आप अंदाजा लगा के बताइए क्या सेटिंग होगी। तो वह आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये आम आवाम से कलेक्ट किया जाएगा। और अगर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है, तो आप अपनी कम्युनिटी मेडिसिन के किसी डॉक्टर से लगा से कोलैब कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट आप सेटिंग अपनी कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। सही है, जनरल पब्लिक, जी बिल्कुल इस तरह से। बहुत जबरदस्त, तला शाहिद साहब। ठीक हो गया। अच्छा, ड्यूरी सेटिंग समझ में आ गई, स्टडी डिजाइन समझ में आ गया, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन स्टडी ये होता है कि आपने किस, अच्छा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में सिर्फ डेटा कलेक्ट करने, वैसे तो ये मेंशन होता है कि पूरा टाइम कितना लगेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में टाइम लग जाता है, ठीक है, एनालिसिस करने में टाइम लग जाता है, पब्लिश होने में टाइम लग जाता है, तो वो पूरा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में नहीं आता। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में सब उतना आता है जो आपने जब से प्लान किया, डेटा कलेक्ट हुआ है, और उससे थोड़ा सा टाइम ऐड करके आप इस तरह से बताते हैं। मोस्टली ये मेंशन करना होता है कि भाई इतने टाइम पीरियड का, यानी इतने टाइम पीरियड का डेटा कलेक्ट किया गया है। बात समझ में आई? ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में दोबारा रिपीट करता हूँ, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में आप ये बयान करते हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो कितने पीरियड का किया गया है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सैंपल साइज, जो मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक हम लोग रैंडमाइज सैम्पलिंग टेक्निक का, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक या नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, ये सोले साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी, तो मैं इसको जरा सा तेजी से लेकर चलूंगा। ठीक है, उसके बाद डेटा कलेक्शन प्रोसीजर आता है, किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया है, और उसके बाद डेटा एनालिसिस प्रोसीजर आता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड
स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला डेटा कलेक्शन में कैलकुलेशन के टाइम नहीं मेंशन होगा? नहीं नहीं, डेटा कलेक्शन में कैलकुलेशन का टाइम मेंशन नहीं होता। कैलकुलेशन बेसिकली एनालिसिस होता है। जब आप डेटा कलेक्ट हो जाते हैं, तो जब आप मैनेज, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करते हैं, आपके पास रिजल्ट आते हैं, आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें ये शामिल नहीं होगा। फातिमा जावेद, आपको उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम सैंपल साइज कैलकुलेशन पर। अच्छा, सैंपल साइज कैलकुलेशन करने से पहले मैं जरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया समझाना चाहूंगा, क्योंकि वो जो है आपके ऑपरेशनल डेफिनेशन से कुछ उसका लिंक है। ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे पहले आ जाए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सॉलिड साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया, लेकिन मैं फिर भी दोबारा बताता हूँ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसलिए जरूरी होता है कि आपके स्टडी के पर्पस को, आपके स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको नैरो डाउन किया जा सके। अब इतने सारे लोग होते हैं अनीमिया के। अब आप चाह रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर किस्म के अनीमिया पर काम करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिखना है कि भाई मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल कर रहा हूँ इस स्टडी में जो कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के साथ आते हैं, ना कि और उन तमाम लोगों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो जिनको किसी और किस्म के अनीमिया हो रहा होता है। अभी मैंने स्क्रीन पर एक एग्जांपल भी लिखी हुई है कि अगर मैं एक स्टडी कर रहा हूँ जिसमें मैं डायबिटिक पेशेंट्स की डाइटरी हैबिट चेक कर रहा हूँ, और तो उसका मैंने इंक्लूजन क्राइटेरिया ये रखा है कि वो लोग जिनको 6 महीने के अंदर टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस हुई है, सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया समझ में आ रही है, ताकि स्टडी बहुत ज्यादा वास्ट ना हो जाए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट आए मेरे पास। यहां तक किसी को मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की मैं जरा, अगर आप लोग कहेंगे तो और मिसालें भी दे सकता हूँ। अगर हम जिस के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो उस एनालिसिस भी वही सबमिट कर होगा या जेएसएमयू में? अच्छा, अगर तो आपके साथ कोई जेएसएमयू का भी कोई डॉक्टर मौजूद है, या अगर आपका सुपरवाइजर जो है, जो मैं सबसे आखिर में इसका डिस्कशन करूंगा, सुपरवाइजर जेएसएमयू का है, तो बेहतर है कि आप जेएसएमयू से स्टडी करें। ठीक है, जेएसएमयू से ही होगी। आपको डिपेंड करता है आपका सुपरवाइजर कहाँ से है, क्योंकि इस लेवल पर हमें सुपरवाइजर की जरूरत बहुत होती है, बगैर सुपरवाइजर का हम स्टडी नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर कहाँ से है। अगर आप इस बात फातिमा जावेद, मैं आपको इस सवाल का जवाब बड़े अच्छे से इन स्लाइड से आखिर में दूंगा। ठीक है, इट मींस वी आर सेटिंग अप लिमिट फॉर रिसर्च। जी बिल्कुल के साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ही फरमाया आपने। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेशन पर। किसी को अगर अभी भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया समझ ना आया हो तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हम ये भी लिखते हैं कि वो लोग हमेशा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की आखिरी जुमला ये होना चाहिए, वो लोग जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया हमें, वो भी एक्सक्लूडेड है इस स्टडी से। ठीक है, तो ये बात लिखना जरूरी है जरा, ये एथिकल कंसिडरेशन है जिनका हमें ख्याल करना पड़ता है। तो आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आखिरी वाला क्राइटेरिया ये लिखना है कि वो लोग जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया वो एक्सक्लूडेड है स्टडी से। तो ये हो गया। अब सैंपल साइज कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। सैंपल साइज क्या होता है? अगर के साहब आपको पता है तो आप टाइप कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन नहीं आता तो हम बता देते हैं। सैंपल साइज कैलकुलेशन बेसिकली, अब आपको पता है कि अब चूंकि मैं इमरजेंसी मेडिसिन मेरे एक पसंदीदा टॉपिक है और वहीं पे मैंने रिसर्च की, तो मैं जरा मिसालें उसी की तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नोट करें कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर रोज कितने लोग आते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहा हूँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे, तो मैं क्या हर एक एक पेशेंट का डेटा खाली कलेक्ट करूंगा? इस तरह तो मेरे लिए आसानी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं, और वो सैंपल साइज जो होता है उन तमाम लोगों का, यानी कि अगर मैं सैंपल साइज किसी फॉर्म में, वी सेलेक्ट अ नंबर ऑफ पीपल। जी तलाशा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड देन मल्टीपल मल्टीपल देन, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तलाश शाहिद आपका, और इस पे जरूर बात करते हैं हम। ठीक है, तो सैंपल साइज बेसिकली इतने सारे लोगों का, यानी कि जो सैंपल साइज हम निकालते हैं वो इतने सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। ठीक है, दो तरीके कार है सैंपल साइज निकालने का। मैं आपको दो तरीके अभी बयान कर देता हूँ। एक तरीका यह है कि आप पॉपुलेशन साइज की मदद से करिए। अच्छा, सैंपल साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला याद करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास नीचे जो है कैलकुलेटर्स इंटरनेट में मौजूद है, हम बस उसमें नंबर डालते हैं और हमारे सैंपल साइज कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके कार हैं। एक तरीका कार ये है कि हम पॉपुलेशन साइज की मदद से सैंपल साइज निकालते हैं, और दूसरा प्रेवलेंस की मदद से सैंपल साइज निकालते हैं।
पॉपुलेशन साइज की मदद से किस तरह निकालते हैं? फर्ज करें मैं, मेरी स्टडी जो है वो 3 महीने की है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रॉमा के पेशेंट्स आ रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने नोट किया, मैंने चेक किया, बाकायदा चेक किया कि 3 महीने के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं ट्रॉमेटिक इंजरीज के साथ, वो तकरीबन 25,000 लोग आ रहे हैं। अब मैं 25,000 लोगों का तो डेटा नहीं निकाल सकता। तो मैंने क्या किया, ये मुझे पॉपुलेशन साइज मिल गई। अब मैंने क्या किया, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताइएगा। और एक किसी ने मैसेज किया है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड इन द स्टडी। जी बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है आप, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बताइए। ये तारी स्क्रीन शेयर हो रही है, गुड। बस ठीक है, डन हो गया। तो बेसिक आपके पास सबसे पहले जो वेबसाइट है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सला शाहिद। और जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ओपन एपी के नाम से वेबसाइट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ओपन ईपीआई के नाम से, कुछ एपी कहते हैं, कुछ ईपीआई बोलते हैं, खैर। तो ओपन ईपीआई के नाम से वेबसाइट है जिसमें आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। जब आप सैंपल साइज जब आप ओपन ईपीआई खोलेंगे वेबसाइट, उसके अंदर सैंपल साइज का ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर सैंपल साइज का ऑप्शन है तो हमने उसको क्लिक करना है, आप उसमें क्लिक करना है और आपका ये वाला स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपके पास अब आपको ये मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, आपने बड़े अच्छे से इन चीजों को समझना है। सबसे पहले आपने ऊपर आपने अपना सैंपल साइज डाल देना है कि भाई 25,000 लोग 3 महीने में मेरे पास आ रहे थे, सही। उसके बाद एंटीसिपेटेड फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 ही रखते हैं, ठीक है, इनको नहीं छिड़ते हम लोग, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो है कॉन्फिडेंस लिमिट जो होता है वो 5% पे रखते हैं और इसको इसी तरह रखते हैं। और हमने जाके कैलकुलेट कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा 95 पे हम लोग चेक सैंपल साइज जो मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सैंपल साइज आया आपके पास 379। तो यानी कि इन 25,000 लोगों के बजाय मैं डेटा लूंगा 379 लोगों से। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तला शाहिद साहब, के साहब, फातिमा जावेद। बहुत ऊपर किसी ने मैसेज किया था, सारा ने, कि व्हाट इज साइनॉप्सिस। तो मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं सेशन के आखिर में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? जी, सबको समझ में आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो तरीकेकार ये हो गया। दूसरा तरीकेकार क्या है, आप वो समझना है। आप बाज़ औक़ात होता यह है कि हमारे पास इस तरह से निकालना कि भाई 25,000 लोग आ रहे हैं, ये तो हर डिपार्टमेंट से इस तरह का पता करना बहुत मुश्किल काम है, हमें नहीं पता चलता। तो दूसरा तरीका ये होता है कि जो कोई और स्टडी हुई हुई है, फर्ज करें हमने कोई स्टडी देखी, पाकिस्तान की स्टडी, लेकिन कराची की नहीं, लाहौर की। लाहौर में स्टडी सर, लेकिन सैम्पल टेक्निक्स भी डिफरेंट होती हैं, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे ओपन एआई में? अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक्स, अभी जो मैं आपको सैम्पलिंग टेक्निक बता रहा हूँ वो नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग की ही बात हो रही है, ठीक। और ठीक है फातिमा, इसका मैं आपको जवाब, मेरे ख्याल से जवाब मैंने दे दिया। अगर नया समझ में आया तो इसके ऊपर दोबारा चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रेवलेंस वाली बात बता दूं, फिर उस पर आते हैं। ओके, प्रेवलेंस वाली बात जब हम लोग को पता ना हो तो हम क्या करते हैं, जब हमें हमारे पास एग्जैक्ट इस तरह का डेटा ना हो कि भाई 25,000 जो होते हैं, 25,000 लोग आ रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, इस चीज की श्योरिटी ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कहीं और कोई रिसर्च हुई है जिसमें हम लोग को प्रेवलेंस बता दी जाए कि इतना पर्सन इस मर्ज का, इस डिजीज का प्रेवलेंस है, तो हम लोग उसके मदद से भी सैंपल साइज निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास सैंपल साइज, जब हम साइनॉप्सिस लिख रहे होंगे तो हमने सिर्फ डायरेक्ट सैंपल साइज लिखना है कि द सैंपल साइज ऑफ आवर स्टडी वाज दिस, और साथ में हमने रेफरेंस दे देना है कि ये बात हमने कहाँ से निकाली, जो फलानी स्टडी थी उसमें ये बात मौजूद थी। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से, और फॉर्मूला कौन सा है वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला है, जो दिख रहा है अगर तो, ये वाला फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग प्रेवलेंस की मदद से, इस फॉर्मूले में हम लोग प्रेवलेंस डाल के सैंपल साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करें हमारे पास सैंपल साइज जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो हमें मिला 50% नहीं, तकरीबन प्री एक्लैम्सिया की प्रेवलेंस 15%, 15% थी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 196 आपका सैंपल साइज आ गया। और फिर आपने वो रेफरेंस डाल देना है, अपने सिनॉप्सिस के अंदर मेंशन कर देना है कि भाई ये जो प्रीवियस निकाली है फलानी स्टडी की मदद से हमने निकाली है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है। तो हमारे पास के लिए रिपीट दैट अगेन। अच्छा, एक मिनट दोबारा बताता हूँ। मैं आपको नहीं दिखा भी देता हूँ, एक मिनट।
pharmaceutical sir आपके लिए sir my technique is request you please explain any new terminology you are using Uh, in session for if we bachelor don't, excuse me, जी जी बोलिए अगर हमें सैंपल साइज नहीं पता और किसी पुरानी स्टडी में भी जैसे कि सैंपल साइज किसी ने कैलकुलेट नहीं किया हो, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जेपीएमसी की कोई है, अगर किसी जेपीएमसी का जैसे चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, सही एंड वी है डोंट नो हाउ मेनी पेशेंट्स आर एडमिटेड इन इन द डिपार्टमेंट सही है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, सही है सो दे मे वेरिएट. सही तो है हाउ डू वी कैलकुलेट ओवर द टाइम कि हम इसका सैंपल साइज कैसे निकालेंगे, या हमें उनके पेशेंट्स पे करना है, तो हाउ मेनी पेशेंट्स शुड बी इंक्लूड इन आवर स्टडी? ठीक हो गया ठीक हो गया जरा आपका नाम जान सकता हूँ तारिश, मैं उजैर बात हूँ. उजैर बात करें चले उजैर बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का ठीक है अच्छा इस पहली बात तो अगर आप चेस के डिपार्टमेंट जा रहे हैं और वहाँ पर आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें बेसिकली इसमें एरर भी तो है 5%. फातिमा जावेद फातिमा जावेद साहबा करिए अच्छा ठीक है मैं उससे बात करते हैं पहले उजैर का जवाब देते हैं इस बारे में कि अगर आप चेस्ट मेडिसिन के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं ठीक है उसकी प्रेवलेंस आपको मिल जाती है जब आप कोई भी बंदा एडमिट होता है तो आप चूंकि आपने वहाँ के सुपरवाइजर से एचओडी से बात की हुई होगी तो आप वहाँ के डेटा से निकाल सकेंगे भाई इतने 3 महीने के अंदर इतने पेशेंट आ रहे हैं और उसकी मदद से आप निकाल लें एक तो तरीका ये है दूसरा अगर ये मुमकिन ना हो तो हो सकता है ऐसी कहीं और स्टडी की गई हो जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया की प्रेवलेंस कहीं न्यूमोनिया पे आप काम कर रहे हैं और न्यूमोनिया की प्रेवलेंस किसी और स्टडी में मेंशन की गई हो उसको आप क्या कहते हैं इस कैलकुलेटर में डालकर आप सैंपल साइज निकाल सकते हैं उधर बात समझ में आई लाइक पाकिस्तान की कोई स्टडी हो या फिर जो है वो इंटरनेशनली की कोई बेहतर स्टडी हो, बेहतर बेहतर है कि पाकिस्तान की स्टडी हो बेहतर है कि पाकिस्तान की स्टडी हो लेकिन अगर और कोई अगर बाहर अपनी सिटी में हो, जी सेम सिटी हो या सिटीज भी डिफरेंट हो कोई सकती कोई हैं? फर्क नहीं पड़ता सेटिंग भी सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टाइम अलग अलग होगा इज देयर एनी मिनिमम लिमिट फॉर द सैंपल साइज मिनिमम लिमिट नहीं कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती नहीं इस तरह से कोई मिनिमम क्योंकि सैंपल साइज हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं ना इन तमाम कैलकुलेशंस की बुनियाद पर हम सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो मिनिमम हम नहीं बयान कर सकते ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने पुट किया है जो हमारे पास आ रही है हमने ये करेक्ट करना है ठीक है प्रिविलेंस वाली चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये प्रिविलेंस वाली चीज नहीं है ठीक है जब मैं कर रहा था तो मुझे भी बहुत तंग करती थी मुझे भी समझ नहीं आती थी और शायद किसी वक्त तक आज भी नहीं समझ में आई लेकिन कोई बात नहीं ठीक है अच्छा कैन यू एक्सप्लेन द प्रिविलेंस वन अगेन प्रिविलेंस वाले रिपीट करते हैं ठीक है आयशा ने भी कहा है और ताहा ने भी कहा है और फातिमा जावेद तो मुझे लाजवाब कर किए चली जा रही हैं और अफरीन मेमन ने भी कहा है ठीक है मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ मुझे 1 मिनट दीजिएगा मैं जरा वो स्टडी खोल लेता हूँ एक जिसके अंदर ये मेंशन है ठीक है 1 मिनट अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है नो अब हो रही है अब हो रही है अच्छा बेसिकली ये मैं साइनॉप्सिस लिख रहा था साइनो ये एक आया इस पे आगे चल के मैं बताना चाह रहा था लेकिन अभी मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो आईआरबी का फॉर्म होता है उसमें आपको सैंपल साइज और उसकी जस्टिफिकेशन लिखनी होती है तो इससे मैंने सिर्फ एक सतर लिखी है ये भी सतर कम ही है ठीक है ये लाइन भी कम ही है जिसमें मैंने कहा द सैंपल साइज इज 259 और ये मुझे कैसे पता चला कि एक स्टडी हुई थी इसी तरह की स्टडी हुई थी जिसके अंदर प्रेवलेंस मौजूद थी और उस प्रेवलेंस को इस्तेमाल करके अब ये मेरी बहुत पुरानी स्टडी है तो याद भी नहीं है लेकिन इस प्रेवलेंस को इस्तेमाल करके मैंने उस फॉर्मूले में पुट किया और मेरे मेरे पास सैंपल साइज निकल आया ठीक और उस सैंपल साइज को का रेफरेंस मैंने ये उसका रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है इस पे आप लोग हल्कान होने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर अभी समझ नहीं आई तो वक्तन फवक्तन समझ में आ जाएगी ठीक है और जी और अब आपसे सवाल है मेरा ये सुमैया नहीं ताहा इकबाल साहब से और आयशा से आपको ये बात समझ में आई ईयर सेम होना चाहिए एहसन अली ईयर सेम स्टडी का नहीं ईयर सेम जरूरी नहीं ठीक है प्रेवलेंस एसएस का फॉर्मूला भी ओपन अपी पर होगा और डिफरेंट वेबसाइट प्रेवलेंस अच्छा म, आवाज आ रही है मेरी ये दोबारा रिपीट क्यों हो रही है सर मेरा एक क्वेश्चन है
अच्छा मैं म्यूटेड हूँ, सही है सही है। ये जो ताहा इकबाल साहब, मैं दोबारा समझा देता हूँ। और आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। अगर आप आयशा चेक करना चाहें तो देख लीजिए, आयशा ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल इसी तरह से। प्रिवलेंस से पॉपुलेशन साइज कैसे निकलेगी, मिशकात शबीस ने ये सवाल किया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिवलेंस का फॉर्मूला भी ओपन एपी पर होगा या डिफरेंट वेबसाइट है, मैंने ऊपर खोली हुई है, गुड कैलकुलेटर के नाम से है। मैं मलिहा आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। और एहसन अली का सवाल है, ईयर सेम होना होना चाहिए, जरूरी नहीं है ईयर, बेहतर है कि थोड़ा सा दूर का फासला हो, ठीक है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जिस टाइम पीरियड में कर रहे हैं स्टडी, बस उससे अलग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वक्त के साथ साथ जरा से टाइम पीरियड के डिफरेंस के साथ रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है। हाँ वो समझ आ गया है, किसी और रिसर्च को यूज करेंगे, बट इन what way can you discuss a bit about choosing the right topic? If previous session was about budget with related to choosing the right topic. ठीक है आयशा, इसका आंसर मैं आखिर में दूंगा आपको, इतने सारे क्वेश्चन है। अच्छा वो हाँ वो तो वो समझ आ गया कि किसी और रिसर्च को यूज करेंगे, बट इन व्हाट वे, मतलब हाँ ठीक है। साहब अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, आपने समझना। फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि एग्जाम्पल ये दे दें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे काम, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि इतने हमारे पास डेटा नहीं निकल पा रहा, कि सम डेटा नहीं निकल पा रहा कि भाई कितने लोग एडमिशन डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सैंपल साइज की जरूरत है। तो आपने क्या किया, आपने प्रीवियस कोई स्टडीज देखी, प्रीवियस स्टडीज देखी कि जिसमें अ, इसी तरह का कोई काम किया हुआ हो, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में काम किया हो, और आपने चेक किया, नहीं, आपने चेक किया, अगर आगे बढ़, ओके, मैं बस ये ताहा साहब का ये जवाब देखे फिर आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं इस बात को, ठीक है, अभी आगे बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो मुझे इसको कवर करना है, ओके। तो ताहा साहब मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पर काम कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा हमें नहीं मिल पा रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, कितना क्या प्रेवलेंस है उसकी हमें नहीं पता चल पा रहा, कितने महीने में कितने लोग आते हैं। तो हमने क्या किया, एक और स्टडी देखी, उसमें प्रेवलेंस बताया हुआ था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स की प्रेवलेंस इतनी होती है। वो प्रेवलेंस मैंने जाके यहाँ लिख देनी है कि भाई 50% या 18% जितने भी एडमिशन होते हैं उसमें से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले इतने होते हैं। तो उस नंबर को यहाँ डालने से मुझे सैंपल साइज यहाँ पर आ जाए, और मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने साइनॉप्सिस में कि मैंने सैंपल साइज कहाँ से निकाला है। मैंने सिर्फ अब लिखना है कि इस फॉर्मूले की मदद से मैंने ये सैंपल साइज निकाला है, और उसका रेफरेंस जो है वो वाली स्टडी है जो स्टडी से मैंने प्रेवलेंस निकाली थी। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं आखिर में इस सवाल को ले लूंगा, ठीक है। मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ, सही है। हाउ टू टारगेट जर्नल विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर, आयशा, डू यू थिंक दैट दिस सैंपल साइज टू स्मॉल एंड डजंट गिव दैट द डिफिकल्टी ऑफ द रिसर्च जस्ट आस्किंग, जी बिल्कुल इसी तरह से है, इसमें एनालिसिस में सिग्निफिकेंट रिसर्च आने के खदशात, नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने के खदशात ज़्यादा होते हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता, ठीक है। और आयशा आपके सवाल बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आखिर में, ठीक है, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आखिर में। अच्छा हम लोग सैंपल साइज मेरे पास मुकम्मल हुआ, काफ़ी लोगों को शायद इस वक्त भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा समझ आने की कोशिश करूंगा। और अब आ जाते हैं, हम सैंपल साइज मुकम्मल हुआ हमारा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सैम्पलिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया, सैंपल टेक्निक हो गया, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं और डेटा एनालिसिस प्रोसीजर पे आ जाते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर में आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी कि SPSS वर्जन दिस विल बी यूज एंड अप्रोप्रिएट टेस्ट विल बी रन, खत्म। अभी आप लोगों ने साइनॉप्सिस में इतना नहीं एनालिसिस बयान करना होता है, कौन से टेस्ट रन करेंगे, कौन से वेरिएबल्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको कुछ बयान नहीं करना होता है एनालिसिस में, ठीक है। तो ये बात आसान है साइनॉप्सिस तक के लेवल के लिए। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेफरेंसेस में। जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे थे तो जो बात हम लोगों ने जिस रिसर्च पेपर से निकाली है उसका रेफरेंस देना होता है, ठीक है। रेफरेंसेस हमेशा वैंकूवर स्टाइल में होते हैं। रेफरेंसेस देने के लिए हम लोग तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तीन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, एक है एंड नोट, जोटेरो और गूगल स्कॉलर। इन तीनों में सबसे मुझे सिंपल लगता है, लोगों को मुश्किल लगता है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो गूगल स्कॉलर है। एंड नोट और जोटेरो सॉलिस साहब और मौसम साहब इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को समझना हो तो वो शायद अलग से आपको समझा भी देंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इस वजह से मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा। मैं गूगल स्कॉलर से आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हम लोग रेफरेंसेस रेफरेंसेस निकालते हैं।
अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये रिसर्च है, ठीक है। अब पबमेड है, पबमेड पे गया मैं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये हो रही है। ठीक है, मैं पबमेड पे गया, मैंने ये जो रिसर्च है हमारे सामने, इस ये इसको मुझे इसको मुझे साइड करना है, ठीक है। एक तरीका तो यहाँ से साइड करते हैं, लेकिन मसला ये है यहाँ पर वैंकूवर स्टाइलिंग नहीं आती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ और गूगल स्कॉलर पे चला जाता हूँ। गूगल स्कॉलर पे तो हर आर्टिकल ऑफ कोर्स मौजूद होता है, मैंने सर्च किया और यहाँ पर बस साइट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वैंकूवर स्टाइलिंग में मौजूद है। सो कॉपी किया और जाके मैंने अपने रिसर्च पेपर में साइनॉप्सिस में रिसर्च पेपर में पेस्ट कर दिया। तो मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, तो मैं इस तरह से लेकर चलता हूँ। अभी मैं फातिमा जावेद, क्या कह रही हैं आप फातिमा जावेद? मेंटली मेंटली अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया किस तरह से गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल करना है साइटेशन के लिए? किसी को यहाँ तो कोई मसला? बाकी एंड नोट और जोटेरो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मौजूद है, तो अगर आप देखना चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? मलिया, बहुत शुक्रिया मलिया। रिपीट कर दे प्लीज, सुमैया रियाज। अच्छा, देखें सुमैया, हम लोग बात ही कर रहे थे कि हम लोग को रेफरेंसिंग करनी होती है। अब फर्ज के लीजिए मैंने कोई भी जुमला उठाया है, कोई भी बात उठाई है, वो किसी रिसर्च पेपर से उठाई है कि प्री क्लेम्सिया की प्रेवलेंस इतने परसेंट होती है। ये मुझे कैसे पता चली बात? मैंने किसी रिसर्च पेपर में पढ़ी नहीं है बात, तो मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये जुमला मैंने वहां से उठाया। तो फर्ज करिए वो स्टडी ये है जो आपके सामने खुली हुई है, मैं अपने हिसाब से तो आपसे एग्जाम्पल। हाँ, बस ये मुकम्मल हो जाए, मैं आपको समझिए रियाज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है, एक फॉर्म पूरा फिल हुआ हुआ मौजूद है, मैं आपको वो दिखाता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आया टॉपिक सिलेक्शन, नायला टॉपिक सिलेक्शन, जी नायला, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है, लेकिन आप रुक जाएंगे कि हमारे स्कोप से बाहर है इस वक्त। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे ख्याल से काम हो चुका है, मोहसिन साहब ने बहुत अच्छे से बयान कर चुके हैं वो, आप चाहें तो यूट्यूब साइटेशन, एन इजी वे टू ऐड साइटेशन। भाई देखिए खदीजा मुबीन साहिबा, मुझे ये चीज आसान लगती है, ये मेरे लिए इजी वे है, हो सकता है आपके लिए इजी वे ना हो। इजी वे कुछ लोगों को एंड नोट लगता है, तो मुझे एंड नोट मुश्किल लगता है, इस वजह से मैं उसका तरीका अभी नहीं सिखा रहा। तो इस वजह से मैं ये गूगल स्कॉलर याद इस्तेमाल करता हूँ। तो उससे पहले जो अभी सवाल किया था, किसने किया था? सुमैया रियाज। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे किस तरह से हम लोग साइटेशन डालते हैं। मैंने जो भी आर्टिकल जिससे मैंने जुमला उठाया मैंने गूगल स्कॉलर पर डाल दिया, और नीचे साइट का ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया, मैंने वैंकूवर सारे को कॉपी किया और अपने रिसर्च पेपर में जाके नीचे रेफरेंसेस के सेक्शन में जाके पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी इसमें तमहीद नहीं है। ये यही तरीका, एक तरीका ये है, बाकी दो तरीके मैं आपको बयान कर चुका हूँ। और अगर जैसे खदीजा मुबीन साहिबा आपको वो दो तरीके देखने हो तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वापस इस पे। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई चीज़ सवाल करना हो तो वो मुझसे पूछ ले अभी रेफरेंसेस के मुतालिक। बहुत शुक्रिया सुमैया, आपको बात समझ में आ गई। और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे तारिक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग डेटा कलेक्शन प्रोसीजर पर, ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में हम लोग, अच्छा आप लोग फिक्र नहीं कीजिएगा, ये सारी बातें मुकम्मल करने के बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हम लोग साइनॉप्सिस किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के क्या क्या तरीकेकार? देखिए यहाँ पर मैंने 6 तरीकेकार लिखे हैं, लेकिन अभी आपने फोकस सिर्फ क्वेश्चनर्स पे करना है, ठीक है। इस लेवल पर आप लोग क्वेश्चनर्स पे फोकस कीजिए। क्वेश्चनर बनाते हैं आप, ठीक, जिसमें आप जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सी बात है, नॉट कोई इसमें लंबी चौड़ी सी तमहीद नहीं है। क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन बनाने का एक आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग मशवरा देंगे तो क्वेश्चन बनाने का एक सेशन भी रख देंगे, क्वेश्चन किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चनर एक टूल है, डेटा कलेक्शन टूल है, जिसकी मदद से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लॉग और ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, जिसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद डेटा जो डिपार्टमेंट मौजूद है वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो उसको लॉग्स कहते हैं, आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो उसके अलग से सेशन रख दिया जाएगा, तो इसी की बात करें। यहाँ तो किसी कोई मसला? सेशन रखते हैं, जी जनाब, जी के साथ रख दिया जाएगा।
अब आ जाते हैं हम लोग हाउ टू अप्रोच रिसर्च सुपरवाइजर एट JSMU एंड JPMC। ठीक है, अच्छा ये असूल सिर्फ JSMU और JPMC पे लागू नहीं होता, आप चाहें तो आप अपने इंस्टीट्यूट्स में भी ये काम किया जा सकता है। इसके लिए एक मैं आपको बात कहूंगा कि बंदे की ना का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए इस मामले के लिए, क्योंकि बहुत जगह पर हम लोग को हर जगह से ना ना सुनने को की आदत डाल देनी चाहिए। ये लोग बाज़ औक़ात हम किसी के पास जाते हैं अपने सीनियर के पास, वो बोलते हैं अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या काम कर रहे हो, रिसर्च रिसर्च कुछ नहीं होती। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के ये बात भी करते हैं। सही है। तो अच्छा, अब आप रिसर्च सुपरवाइजर किस तरह ढूंढते हैं स्टाफ। बेसिकली क्या होता है कि सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को टारगेट करें, जैसे चेस्ट डिपार्टमेंट, उजैर नसीम साहब ने कहा था कि चेस्ट डिपार्टमेंट से डेटा दे रहे हैं। ठीक है, मैं होता तो ऑफ कोर्स, मेरा तो दिल्ली इमरजेंसी डिपार्टमेंट का है, तो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करता, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ के HOD को अप्रोच अप्रोच करूँ, और मैं उनसे क्या कहूंगा जाके, मैं उनको अपना पहले पहले तो आपने पूरा प्लान बना के जाना है। ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना आपने, आपने अपने साथ कुछ लेकर जाना है। और वो बात क्या होगी कि आपका साइनॉप्सिस होगा। ठीक है, या एटलीस्ट आइडिया होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने सुपरवाइजर के पास जाना है, आपने उनसे बोलना है कि जनाब कि हम इस तरह से रिसर्च करना चाह रहे हैं, और हम बेसिकली सर सर करके आपने ये बयान करना है कि हम आपके अंडर काम करना चाहते हैं। कि जब सुपरवाइजर्स और HOD वालों को इस तरह से लगता है कि भाई हम उनके अंडर काम करें, तो वो तवज्जो भी देते हैं। अगर आप किसी और कहीं और से सुपरवाइजर लेकर आ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से सुपरवाइजर लेकर आ रहे हैं, और फिर आप HOD को अप्रोच कर रहे हैं, तो HOD आपको इतना मुंह भी नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं उसी के HOD को सुपरवाइजर बनाए। सुपरवाइजर क्या होता है, मैं आपको बयान कर देता हूँ, शायद आप लोगों को पता ना हो। तो सुपरवाइजर बेसिकली, सुपरवाइजर हम स्टूडेंट्स को करंटली आज होने के लिए, ठीक है नायला, इस पर बात करते हैं। सुपरवाइजर बेसिकली हम स्टूडेंट्स को अपाहिज करने का के लिए एक बंदा है। ठीक है, सुपरवाइजर एक मजबूरी का नाम है। क्यों हम इस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि सुपरवाइजर का बेसिकली असली काम ये होता है कि वो सारे चीज़ों को सुपरवाइज करता है। हम लोगों को हम काम करने वालों को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उनको गाइड करता है। ठीक है, हम लोग को डेटा अरेंज करने में काम, डेटा अरेंज करके देने में, HOD से बात करने में, ये तमाम चीज़ें सुपरवाइजर का काम होता है। ठीक है, ये असली काम तो उसका ये है। हमारे मुल्क में, हमारे इदारों में अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि सुपरवाइजर्स इस तमाम चीज़ों को इन तमाम ये तमाम काम नहीं कर रहे होते। सही। तो लेकिन मसला ये होता है कि जब IRB चाहिए होता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई सुपरवाइजर हो। अब अगर हम लोग JSMU की IRB का में अपना साइन ऑफ से सबमिट कर रहे हैं, तो हम लोग को JSMU का सुपरवाइजर रखना होगा। JPMC में कर रहे हैं तो JPMC का सुपरवाइजर रखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। सुपरवाइजर कहाँ से होना चाहिए, ये बात मेरे ख्याल से किसी ने सवाल किया था, तो उसका जवाब मिल गया कि जहाँ से आप कर रहे हैं बेहतर है कि वहाँ को सुपरवाइजर रखें। जिस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं उसके बेहतर है कि उसके HOD को सुपरवाइजर बनाए, ताकि ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जब HOD ने इजाज़त दे दी मुझे डेटा कलेक्ट करनी, तो भाई कौन क्या ही कह सकता है। सही। तो आपने HOD के पास जाना है, उनसे कहना है कि भाई मेरे पास ये रिसर्च है, हम आपकी छत्र छाया में रह के, आपके अंडर रहकर हम ये रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि आप और हम आपको ऑथरशिप देंगे। ठीक है, जस्ट मेक सम कनेक्शन विद डॉक्टर्स एक्टिव इन रिसर्च इन JPMC will be not be dealing with all the IRB। बस नो नो नो, ये आप पूछ रही हैं या मुझे मशवरा दे रही हैं आयशा। नहीं, इस तरह से नहीं है कि अगर आपने कनेक्शंस बना लिए तो उसके बावजूद आपको IRB चाहिए होगा, IRB के लिए सुपरवाइजर चाहिए होगा, सुपरवाइजर के लिए आपको HODs यानी लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो है। और दूसरी बात तो एक तरीका ये है सुपरवाइजर्स को अप्रोच करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप फर्ज करें आपको JPMC के किसी डिपार्टमेंट से रिसर्च नहीं कर रहे। ठीक है, आप जो है आम आवाम पे, मेडिकल स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप जो है अपने किसी आम आवाम से पर पार्टिसिपेंट्स आपके आम आवाम हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेहतर ये तरीका है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे टीचर से, जो आपका कोई ऐसे टीचर जो जिससे आपकी सलाम दुआ हो और जो आपको जानते हो, या अच्छे टीचर्स हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छे लोगों से ही बंदा चाहेगा उनसे वास्ता पड़े, क्यों टेढ़े लोगों के पास जाए। तो बेहतर ये कि अच्छे जो टीचर्स हैं आप उनको अप्रोच करके, सर कि मेरे पास ये रिसर्च है, मुझे सुपरवाइजर की जरूरत है, आप मुझे सुपरवाइज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके तवज्जुह से IRB में अपना जो है साइन ऑफ से सबमिट करा सकूं और IRB अप्रूवल दे सकूं। तो इस तरह से बहुत सारे टीचर्स होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, और इन रिटर्न उनको क्या देनी पड़ती है, ऑथरशिप। तो ऑथरशिप तो हर जगह देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ अप्रोचिंग IR सुपरवाइजर JSMU एंड JPMC। आयशा, आपको मेरी बात समझ में आई? और
आप ये बता रही थी, तो ये मुझसे पूछ रही थी कि मुझे बता रही थी आयशा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अच्छे टीचर से मुराद ये कि अच्छे टीचर से मुराद जिनके पास वक्त हो, ठीक है, जो इंटरेस्ट शो करें, जिनको जिनको भी रिसर्च में इंटरेस्ट हो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, उनको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको अप्रोच करके क्या ही करोगे, ठीक है। एक टीचर है बायोकेमिस्ट्री के टीचर हैं, आप उनसे जो है पब्लिक हेल्थ का प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं उनके पास, तो ऑफकोर्स उनको इतना दिलचस्पी नहीं होगी, है ना। तो कहता है पब्लिक हेल्थ का टॉपिक लेकर जा रहे हैं, तो आप कम्युनिटी मेडिसिन की किसी टीचर के पास जाए, सर इज एनी रिसर्च दैट डजंट रिक्वायर सुपरवाइजर, यस। केस रिपोर्ट में सुपरवाइजर की जरूरत नहीं होती। हफ्सा तारिक कितने लोगों को ऑथरशिप दे सकते हैं, सुमैया रियाज। ऑथरशिप देखें, हर जर्नल की ऑथरशिप की का जो क्राइटेरिया वो अलग, क्राइटेरिया जिनकी जो नंबर है वो अलग है। कोई जो है कहते हैं कि 6 होने चाहिए, कोई 9 होने चाहिए, कोई तो मैंने तो ऐसी ऐसी स्टडीज देखी जिसमें 15-15 ऑथर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। पीच में जाएंगे तो पूरे डिपार्टमेंट को ऑथरशिप देनी पड़ जाएगी। हाँ, पीड्स वाले जो हैं हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना ना। आपने क्या करना है, आपने उल्लू की आंखें रखनी है। आपने उल्लू की आंखों की तरह देखना है। आई वर्क ऑन सम एलजीज, ठीक है। मैं जवाब दे दूं इनको, आयशा को, कि पीड्स में जाएंगे तो क्या होगा। तो आपने नजर रखनी है कि भाई कौन सा बंदा हमारे काम आ सकता है, ठीक है। इसमें सर्चिंग फॉर सुपरवाइजर इज योर इंटेलिजेंस, ठीक है। आपने देखा कौन सा बंदा हमें काम आ सकता है। अगर आप किसी पीजी को पकड़ रहे हैं तो पीजी तो क्या ही काम आएगा आपके। आपने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को पकड़ लिया जिसको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, या आपने एसोसिएट प्रोफेसर को पकड़ लिया जिसको प्रोफेसर बनना है, तो उनको सिर्फ रिसर्च की जरूरत तो है ही है। तो समझे, उनको अप्रोच करें जिनको तलब वो चीज़ों की, ताकि वो आपका इसमें फायदा हो सके, क्योंकि वो आपको कोई मना नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं उनकी उनकी रिसर्च इसमें। और हमारे मुल्क का एक क्राइटेरिया, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि सुपरवाइजर को पहले ऑथरशिप देनी पड़ती है। बहुत अच्छे ऑथरशिप हो तो बहुत अच्छे सुपरवाइजर हो तो फिर वो पीछे की कोई ऑथरशिप पे मान जाते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं कि जो एचओडीज होते हैं और ये होते हैं, उनको फर्स्ट ऑथरशिप देनी होती है। और मेरे ख्याल से इस लेवल पर हम लोग को फर्स्ट ऑथरशिप के लिए लड़ना या उनके लिए उसके लिए लालच रखना एक बेहतरीन चीज है भी नहीं, ठीक। तो आयशा, मेरे ख्याल से आपको मैंने जवाब दे दिया पीट्स डिपार्टमेंट का, कि सबको देने की जरूरत नहीं है। वाई टू गिव ऑथरशिप व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च। जनाब, अब मैं क्या कहूँ आपसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारा मुल्क भी कोई और चलाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है हम लोग को। और चूंकि जब तक आप उनका कोई काम नहीं आएंगे ना, वो आपके काम नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। आईआरबी का रिप्लाई कब तक आता है? आईआरबी का रिप्लाई उनकी मर्जी से आता है। महीने में एक दफ़ा जो है, महीने में एक दफ़ा आपका, महीने में एक दफ़ा, सॉरी, मुझे हंसी आ रही है तला शायद पर, तो इस वजह से मैं रुक गया। बेसिकली आपको जो है महीने में एक दफा जो, या 2 दफा मीटिंग्स होती हैं, तो उसके बाद रिप्लाई आ जाता है। लेकिन अक्सर भी ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आपको दूसरी मीटिंग में इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। आई सबमिटेड माय साइन ऑफ 22 जन। आईआरबी को होने के बाद एक्सपायर कितने टाइम बाद एक्सपायर? देयर इज नो एक्सपायरी डेट। आईआरबी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ठीक है। आईआरबी बस अप्रूव हो जाता है, उसमें आपके पास आ जाता है कि भाई आपका रिसर्च पेपर, आपको नंबर अलॉट हो जाता है आईआरबी का, फिर आपने वो अपने रिसर्च पेपर में लिखना होता है कि भाई आईआरबी लिया था हमने जेपीएमसी से, उसका नंबर ये है, दैट्स इट। ऑथरशिप पोजीशन से फर्क पड़ता है, फर्स्ट लाइक फर्स्ट, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इस मुकाम पर आप ऑथरशिप के पीछे इतना ना भागे। हाउ डू वी अप्रोच सुपरवाइजर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, लाइक फॉर द फोर्थ ईयर रिसर्च वी आर ऑलरेडी असाइंड सुपरवाइजर, वी कैन स्टिल अप्रोच सुपरवाइजर इन जेपीएम से। जी बिल्कुल, इस तरह से अगर आप वो असाइंड रिसर्च नहीं करना चाह रहे, ठीक है, और अगर आप वही फोर्थ ईयर वाली रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपका सुपरवाइजर वही होगा। एचओडी को पकड़ना पड़ेगा, उसको सुपरवाइजर नहीं, लेकिन उनको आपको ऑथरशिप देनी पड़ेगी। हुरैरा साहब कह रहे हैं आईआरबी में कॉमन किन चीज़ों की मिस्टेक्स निकलती हैं? आईआरबी में कॉमन उनकी मर्जी से मिस्टेक्स निकलती हैं, ठीक है। वैसे ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन जैसे सैंपल साइज का कोई मसला निकल आया, बाज औक़ात आप यकीन करेंगे मुझ पे, एक एक जुमले पे बोल देते हैं कि इस इधर ये इस जुमले को रिफ्रेश करके भेज दें, बस आईआरबी ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं कि इस जुमले को रिफ्रेश कर दें, मैंने देखा है। तो आईआरबी जो है, आईआरबी इतना मसले की बात नहीं है, ठीक है। निकल जाता है आईआरबी। काइंडली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस आई शेयर्ड हियर अर्लियर। जी आयशा मोहतरमा, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आयशा से क्या, आप दोबारा रिपीट कर दें, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा, आप दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है। तो अच्छा, बस इसको खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जिनको जो जो सवालात हैं वो मुझसे पूछ लें, और इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आयशा ने सवाल किया हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, जी आयशा ने हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के मुतालिक सवाल किया कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, क्या सवाल किया था आपने? सिर्फ लिखा हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, क्या करूँ उसका? तो हैज सम इन्फॉर्मेशन लाइक इज इट
अच्छा, अब मैं आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आईआरबी के लिए चाहिए होते हैं उन तमाम चीज़ों के क्या एक सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि हम लोग की आसानी हो जाए। ठीक, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास ये फॉर्मेट ऑफ साइनॉप्सिस है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपका टाइटल आएगा, फिर इंट्रोडक्शन मेंशन करना है आपने। ठीक है, फिर तीसरी हेडिंग आपके पास ऑब्जेक्टिव्स की आ जाएगी, ऑपरेशनल डेफिनेशंस की आ जाएगी। हाइपोथेसिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी में नहीं होता तो आपने नहीं डालना। अच्छा, उसके अलावा मटेरियल्स मेथड्स आ जाएंगे, जिसमें आपने इस तरह से स्टडी डिज़ाइनिंग हेडिंग आएगी, जिसमें आपने अपना जो भी स्टडी डिज़ाइन होगा वो मेंशन कर देना है। सेटिंग मेंशन कर देनी है, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कि कितने लंबे अरसे तक आपकी स्टडी रहेगी, कितने अरसे तक आप डेटा कलेक्ट करेंगे। सैम्पल साइज आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक मेंशन करना है, और सैम्पलिंग सिलेक्शन इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो जो आपके स्टडी का है वो आपने इधर मेंशन कर देना है। आपने डेटा कलेक्शन प्रोसीजर बता देना है कि भाई हम लोग एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, और फिर रेफरेंसेस आ जाएंगे। सही, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में ये वाला हेडिंग ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें बेसिकली क्वेश्चनर क्वेश्चनर अटैच करना होता है, तो आपने इसके साथ क्वेश्चनर अटैच कर देना है। सही, उसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर जो होता है वो आईआरबी चेयर, जेपीएमसी या जेएसएमयू जहाँ पर आप स्टडी करें उनके नाम जाएगा। आपने उसमें ये लिख देना है कि भाई वी आर राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर परमिशन फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कंसिडरेशन ऑफ माय रिसर्च ऑन द टॉपिक, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक होगा। फिर आपने जैसे ही मेरे पुरानी स्टडी के मुताबिक इंजरीज के मुताबिक था, तो इस वजह से मैंने इसके मुताबिक थोड़ा बता दिया कि क्या क्या फ़ायदा होगा इस स्टडी को करने से। तो आपने अपने टॉपिक के मुताबिक इसमें लिखना है। ठीक, और फिर यही वही जुमले होंगे जो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने लिख देने हैं, और फिर आपने अपना नाम, ईमेल, और जो आपका इंस्टीट्यूट है, और अगर आप प्रोफेसर वगैरह हैं तो अपने डेजिग्नेशन वगैरह आप लिख देना है इसमें। तो ये आ गया, कवर लेटर में आ जाएगा। उसके अलावा जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म जाएगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म इस तरह से होता है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आपने इसमें सबसे पहले ये सुपरवाइजर मेंशन होगा, और नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो मेंशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप कर रहे होंगे आपने वो लिख देना है। कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आपने नन लिख देना है। उसके अलावा आपने फिर बता देना है कि हम स्टूडेंट्स हैं एसएमसी के, हम स्टूडेंट्स हैं डाउ के, जो भी स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ के भी। और फिर आपने रिसर्च का टॉपिक बता देना है कि हम इस चीज़ को रिसर्च करना है। उसके मुतालिक थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे रिसर्च के बारे में तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर पर्पस ऑफ रिसर्च बता देना है कि आप क्या चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने उसके अलावा बता दिया कि क्या इंटरवेंशन, क्या चीज़ आप पेशेंट से लेंगे, उनकी हिस्ट्री लेंगे, उनका कोई ब्लड सैंपल लेंगे, क्या लेंगे, वो आपने इसमें मेंशन कर देंगे। पार्टिसिपेंट सिलेक्शन में आपने आप पूरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन कर देना है कि क्या है आपका। उसके अलावा आप ये सारे जुमले वैसे ही होंगे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरेशन आपने मेंशन कर देना है, साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होंगे, रिस्क कोई नहीं होगा, बेनिफिट भी कोई फायदा नहीं होगा, पार्टिसिपेंट्स को कोई खास बेनिफिट नहीं होगा ना। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी वाले पोर्शन में आपने सारा यही इधर से जो जो जुमले लिखे हुए हैं वही सारा आपने लिख देने हैं यहाँ पर। और इस तरह से हो चुका ये वाला पैराग्राफ इसी तरह से आएगा। ये इस वाली हेडिंग के नीचे हूँ कॉन्टैक्ट, नीचे आपने अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट आ जाएगा। ये एज इट इज आपने इस तरह से लिखना है, और इस तरह से मेंशन करना है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और इस तरह से आपका कंसेंट फॉर्म जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने आपको यानी कि साइनॉप्सिस के लिए, सॉरी आईआरबी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या जा रहा है, साइनॉप्सिस जा रहा है, क्वेश्चनेयर जा रहा है, कवर लेटर जा रहा है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जा रहा है, और आईआरबी का सेल्फ फॉर्म जा रहा है। आईआरबी का फॉर्म किस तरह दिखता है वो आप इस में मौजूद है। आप देखें, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड सामने लिखा हुआ है। आपने पहले पेज पर जो है चेकलिस्ट है, क्या क्या चीज़ें सर अटैच हुई हैं, उस पर चेकलिस्ट चेक मार देना है आपने। और फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के सिग्नेचर वगैरह आएंगे, फिर डिटेल्स आएंगी कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है, सुपरवाइजर कौन है। को सुपरवाइजर अक्सर और बेशतर नहीं होता तो आपने हटा देना है, अगर है तो आपने रख लेना है। उसके अलावा आपने इधर अपने जो भी रिसर्चर्स हैं उनके नाम लिख देने हैं, उनके इंस्टीट्यूशन और ईमेल लिख देने हैं जो जो आपके साथ को ऑथर्स हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें आपने सबसे पहले टाइटल लिखना है अपने प्रोजेक्ट का। फिर आपने उसके अलावा मेंशन करना है कि कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है। आप मोस्टली अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं तो आपने डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपके पास आ जाता है स्टडी इंफॉर्मेशन, स्टडी पॉपुलेशन क्या है आपकी, प्रेग्नेंट वुमेन है, डायबिटिक पेशेंट्स है, कौन है, एज रेंज बता देनी है, आपने जेंडर बता देना है। ठीक है, आपने बताना है कि भाई इसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने मेंशन कर देना है।
उसके बाद आपने जो साइनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन लिखा था ना, वो सारा इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर लिख देना है। ऑब्जेक्टिव वही साइनॉप्सिस वाला लिखना है, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च सारी वही जो आपने साइनॉप्सिस में लिखा है वही सारा इधर आपने कॉपी कर देना है। हाउ लॉन्ग यू एक्सपेक्ट ईच पार्टिसिपेंट टू बी इन द स्टडी इन टोटल। अब आप अंदाजा लगा दें भाई, ये जितना टाइम हमें हिस्ट्री लेने में लगेगा बस उतना टाइम लगेगा एक पार्टिसिपेंट को। और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ स्टडी पीरियड जो है आपने अंदाज से 1 साल लगा देनी है, लिख देनी है, जो आपको मुनासिब लगे आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल टू पार्टिसिपेट इन देयर मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें आप अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कोई मेंसेस से मुतालिक हिस्ट्री ले रहे हैं, तो शायद कोई जो पार्टिसिपेंट्स है वो अनकंफर्टेबल फील करें या कुछ तरह से कोई सवाल हो जो अनकंफर्टेबल को महसूस करा सकें, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर आपने उस तरह से अगर कोई इस तरह से बात है जो अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील करा रही है पार्टिसिपेंट्स को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो उसको मैनेज करने के लिए, तो ये आपने मेंशन कर देना है। कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करा तो आपने लिख देना है कि कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा या कोई फंडिंग नहीं मिली आपको। अच्छा, उसके अलावा इंटरव्यूज या क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा तो आपने मेंशन कर देना है। बेनिफिट्स क्या है पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्या आप कहेंगे कि डायरेक्ट कोई बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन जब ये स्टडी पब्लिश हो जाएगी तो ऑफ कोर्स जितनी भी हमारे पब्लिक है उनके लिए फायदा ही होगा, ठीक है। सोसाइटी एज अ होल भी आपने ये मेंशन कर देना है कि किस तरह से सोसाइटी में बेनिफिट कर सकती है आपकी स्टडी। व्हाट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर पर्सन हु माइट नॉट अंडरस्टूड वर्बल एक्सप्लेनेशन और रिटन इन्फॉर्मेशन। आपने बता देना है कि भाई हमने अपना कंसेंट फॉर्म, हमने अपना क्वेश्चन जो है वो दोनों इंग्लिश उर्दू दोनों में मेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ अच्छा, जब इस तरह से बात हो ना, तो आप इस आईआरबी के साथ अपना उर्दू कंसेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा, या फिर ये जो कंसेंट फॉर्म इंग्लिश वाला है इसी को गूगल ट्रांसलेट पे डाल के उर्दू में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये भी डाला जा सकता है, ये भी डालना जरूरी है। हो सकता है इस पर ऑब्जेक्शन आ जाए, तो बेहतर है कि आप उर्दू में भी कंसेंट फॉर्म लिख के भेज दें। आप विल जो इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पर्सनल डेटा, आप बताएंगे कि जो भी डेटा है वो सिर्फ प्रिंसिपल ऑथर के पास रहेगा, जो भी कलेक्टेड डेटा है आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाएगी। और हम भरपूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, ठीक है। कंपनसेशन आपने बता देना है कि कोई कंपनसेशन नहीं मिल रही, ठीक है। वो विल हैव द एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स डेटा, पर आपने बताने से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स के पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर लेबोरेटरी स्टडीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो आपने बता देना है, अगर नहीं तो नहीं। उसके अलावा आपने अच्छा, रिजल्ट के कैसे इन्फॉर्म करेंगे पार्टिसिपेंट्स को, तो आप कहेंगे भाई पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब स्टडी पब्लिश हो जाएगी तो ऑफकोर्स सब लोगों के सामने आ जाएगी बातें कि किस तरह से स्टडी लाइक जब भी पब्लिश होगी तो सबको पता चल जाएंगे इसके रिजल्ट्स। फंडिंग ऑफ स्टडी में आपने कुछ मेंशन नहीं करना, अगर फंडिंग नहीं है तो आपने बता देना है कि कोई फंडिंग नहीं मिली हमें। अच्छा, उसके अलावा इससे हैज दिस और सिमिलर एप्लीकेशन हैज प्रीवियसली रिजेक्टेड, अगर नहीं हुई तो आपने बता देना है कि नहीं हुई। एथिकल इश्यूज, कोई अगर एथिकल इश्यूज में आपको लग रहे हैं तो आपने मेंशन कर देना है, वरना आपने इसमें बता देना है कोई एथिकल इश्यूज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपने ऐसी कोई जो स्टडी आप करने जा रहे हैं, अगर ऐसी स्टडी कहीं और मौजूद हुई भी हो, कहीं किसी और ने किया हो, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में, तो आपने यहाँ पर उसका रेफरेंस डाल देंगे, और इस तरह से ये आईआरबी का फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा आपका। तो अभी फिर आपने अपना प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर साइन करेगा, डेट लिखेगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल बन के तौर पर सबमिट करा देंगे। अच्छा, सबमिट करने का तरीका ये होगा, पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको काउंट करा दूं कौन कौन सी चीजें जा रही हैं। ये आईआरबी का फॉर्म जा रहा है, साइनॉप्सिस जा रहा है, कवर लेटर जा रहा है, क्वेश्चनर जा रहा है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म उर्दू इंग्लिश दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जब ये आपने पूरा सेट तैयार कर देना है, तो आपने सेट तैयार करके फिर अपने सुपरवाइजर के पास जाना है। सुपरवाइजर जब इसको अप्रूव करेगा तो फिर सुपरवाइजर अपने इंटरनल साइंटिफिक कमेटी से रब्ता करेंगे, ठीक है। इंटरनल साइंटिफिक कमेटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जो सुपरवाइजर है आपका, वो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का के कोई लेक्चरर हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो वो उनके एचओडी से बात करेंगे और उनसे एक अप्रूवल लेंगे, ठीक है। ये इंटरनल साइंटिफिक कमेटी का प्रोसीजर होता है। फिर जब वहां से अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप इसको आईआरबी के लिए ऑफिशियली भेज सकेंगे। तो ये तरीकेकार होता है। अच्छा, इस इंटरनल साइंटिफिक कमेटी जो है जेपीएमसी में नहीं होती, सिर्फ जेएसएमयू के लिए होती है, जेपीएमसी में इस तरह से नहीं होता। तो इस तरह फिर जब आपके पास आईआरबी के लिए सबमिट हो जाएगा तो फिर 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है जब मीटिंग हो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आपने से जस्ट ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करके वापस भेज देना है, तो इंशाल्लाह आपका आईआरबी अप्रूव हो जाएगा। तो आई गेस दैट्स ऑल। और आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। सवालात की तरफ आ जाते हैं हम लोग, और सवालात भी जरा जल्दी जल्दी देंगे। मैं वापस ऊपर नहीं जा सकूंगा, तो अगर मैं जवाब नहीं दे रहा तो आप दोबारा कर सकते हैं। हाउ टू
टारगेट हाई इम्पैक्टफुल जर्नल, ऑल्सो हाउ टू लुक फॉर इम्पैक्टफुल टॉपिक्स। ठीक है। अच्छा, हाई इम्पैक्टफुल जर्नल, देखिए बात ये होती है कि हाई इम्पैक्टफुल जर्नल आपका टॉपिक, आपका मैन्युस्क्रिप्ट तभी एक्सेप्ट करेगा जब बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टेड हो। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट में उल्टी की जो, क्योंकि अभी आप हमारा अगला अभी करीब सेशन होगा मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो जब उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा सा होना चाहिए। अगर मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा कंस्ट्रक्ट हुआ है तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। टॉपिक अच्छा है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, जरूर करेगा, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपने कितना अच्छा लिखा है। ठीक है। आई एम इन बिटवीन रिसर्च तलहा शायद। अच्छा, जो लोग इस तरह से बिटवीन रिसर्च फंडिंग फ्री पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, जिनको तला शायद जिस, और एक और नाइला तला शायद, आप ना मुझे या तो आप अगर आईएमजी का आईएमआईजी का हिस्सा हैं तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। ठीक है। इस तरह कोई सवालात हो कि, तो आप कोई मसला नहीं है, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, किसी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। इज देयर अ रेफरेंस, अच्छा सर, अलॉन्ग विद केस रिपोर्ट्स, नैरेटिव रिव्यूज एंड एडिटोरियल्स। नहीं, मैं वीपी में नहीं हूँ। नहीं, मैं वीपी में नहीं हूँ। अच्छा, ओके ओके। फ्यूचर रिलेटेड आर्टिकल इफ वी यूज देम फॉर प्रूफ रीडिंग एक्सेप्ट चैट इफ वी यूज। नहीं आयशा, इस तरह से नहीं होता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पैराफ्रेज कर लीजिए। यही मैं समझ पा रहा हूँ आपका जब सवाल, मैं वैसे समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद आप यही कहना चाह रही हैं। ठीक है। जो उसके अलावा से कुछ नहीं, कंसेंट फॉर्म और एक भी एक सेशन रख लें। ठीक है जनाब, कुछ नहीं और कंसेंट फॉर्म पे हम सेशन रख लेंगे। सैंपल साइज के लिए रेफरेंस कंसेंट भी देना होता है। रेफरेंस में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपने रेफरेंस लिखना होता है। देन आप नेक्स्ट आफ्टर सेवन कैन वी गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस सिनॉप्सिस और सम सिमिलर वन। जी नहीं मुनीजा आमिर, ये हमारा लिखा हुआ सिनॉप्सिस है, तो आपको ये नहीं दिया जा सकता। और माजरत के साथ, लेकिन आप से अगर सौले साहब इसके मुतालिक ज़्यादा गाइड कर सकेंगे, आप उनसे रुजू कीजिएगा। और इंक्लूजन क्राइटेरिया दिखा दे दोबारा, इंक्लूजन क्राइटेरिया दोबारा दिखा दे, जी दिखा देते हैं। इस तरह रेफरेंस लिमिट, जी नहीं, आखिरी मिनिमम रेफरेंस की लिमिट नहीं होती। लेकिन जर्नल, हर जर्नल की अपनी रेफरेंस लिमिट होती है। ठीक है। साइनॉप्सिस में तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 30 होने चाहिए, 35 होने चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा ना हो। ठीक है। कुछ लोगों के मैन्युस्क्रिप्ट में तो 125 रेफरेंसेस भी होते हैं, तो इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं होती। तला शायद आप मुझसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, हाउ टू टारगेट हाई का जवाब दे दिया मैंने। नाइला आप मुझसे आप ना, चलो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। नाइला, सोले साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा नाइला से कांटेक्ट कर लीजिए, आप उनको टेक्स्ट कर दीजिए मेरा नंबर या किसी तरीके से, ताकि वो कांटेक्ट कर लें। आप अपना नंबर दे दें उनको। उसके अलावा इफ यू वांट टू डू रिसर्च फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स ऑफ कराची, हाउ मेनी अप्रूवल्स वी सपोज टू गेट, ओनली वन अप्रूवल यू नीड टू गेट। ठीक है। सईदा मसफरा नवीद, आपको जवाब देना चाहूंगा कि एक ही आपको आईआरबी की जरूरत है, एक ही आईआरबी पर आप काम। अच्छा, एक और बात बता दूं, पता है, अगर आपके पास कोई आईआरबी है और आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने सारा डेटा इस्तेमाल नहीं किया, कुछ वेरिएबल छोड़ दिया, और आप किसी और टाइम पर उसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए आपने एक और नई रिसर्च कर दी, तो उसके लिए आपको दोबारा आईआरबी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये एक बात हो गई। ठीक है। आई विल हैव सम टाइमिंग, इट मस्ट बी डन बिफोर सैंपल कलेक्शन। अच्छा, मुश्ताक शबीर ने सवाल किया है कि आईआरबी का कोई आईआरबी पहले लेना चाहिए। देखें, आईआरबी के लिए आप फॉर्म डाल दें, आप आईआरबी के लिए सारा प्रोसीजर कर दीजिए, डाल दीजिए आप वहाँ पर, और अपना काम शुरू कर दीजिए आप। ठीक है। क्योंकि आईआरबी में ऑपरेशन होता है, टाइम लगता है, तो क्यों अपना बंदा टाइम वेस्ट करे। अच्छा, कैन यू गाइस अरेंज अ सेशन ऑन हाउ टू सबमिट मैनेजमेंट इन द जर्नल। जी जनाब, हमसे किया जा सकता है, लेकिन ये आखिर में होगा। अ, एक मिनट में दीजिएगा। ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अगर हम दो हॉस्पिटल से डेटा लेंगे तो दोनों के लिए आरबी अप्रूवल देने होंगे, नहीं सिर्फ एक आईआरबी चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल से डेटा लेंगे तो ये हो गया। अच्छा, दारिश आई हैव टू सी, ओके, नहीं आई एम ओके विद इट। अच्छा, तला शाहिद और नाइला, आप सोले साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास से सवाल मुकम्मल हो गए हैं और सवाल की जरूरत है नहीं। अच्छा सर, अलॉन्ग विद केस रिपोर्ट नैरेटिव डोंट रिक्वायर सुपर। जी, केस रिपोर्ट तो नहीं चाहिए होता है, मुझे नैरेटिव रिव्यूज का कंफर्म नहीं है, एडिटोरियल्स के लिए नहीं चाहिए होता। अच्छा, सॉरी साहब ने जवाब दे दिया। हफ्ते तारीख, वन मोर थिंग प्लीज प्लीज, व्हेन सेंडिंग फॉर पब्लिकेशन अबाउट दिस टाइप ऑफ रिसर्च वी डोंट रिक्वायर आईआरबी। जी, सॉरी साहब जवाब दिया आपको। अच्छा, तो दैट्स इट।
बहुत शुक्रिया। और अगर बाकी सौले साहब ने या नीचे चैट्स में अपना नायला और तलहा अपना नंबर दे दिया है, आप ये नंबर से कांटेक्ट कीजिए तो वो आपको बखूबी मुझसे कांटेक्ट कर देंगे या वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरीबा इस्माइल, लाखों में एक। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले मेरे ख्याल से सेशन वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इतने अच्छे कमेंट्स का, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ओवर टू यू सॉले, आप इसको ले लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तारिश, बहुत अच्छा आपने हम सबको बताया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छा, एक दो चीज़ें मुझे ऐड करनी थी। वो ये ऐड करनी थी कि यार सारी स्टडीज़ के लिए आईआरबी अप्रूवल नहीं चाहिए होता। यूजुअली आईआरबी अप्रूवल आपको उन स्टडीज़ के लिए चाहिए होता है जिसमें आप डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो और एक और स्टडी होती है जिसमें आप रेट्रोस्पेक्टिव डेटा यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हालांकि वो पेशेंट्स का डेटा होता है लेकिन वो फाइल्स की फॉर्म में होता है, तो उसमें आपको आईआरबी का एग्जेम्पशन मिल जाती है, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना होता है लेकिन वो आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं, ठीक है। तो और किसी और क्वेश्चन था कि केस रिपोर्ट और ये एडिटोरियल और शॉर्ट कम्युनिकेशंस, क्योंकि इन सारी स्टडीज़ में आप डायरेक्टली पेशेंट से आपका कांटेक्ट नहीं होता। यू आर नॉट आस्किंग देम फॉर एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी इंटरवेंशन ऑन देम, ठीक है। आप ऑलरेडी मौजूद डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको आईआरबी अप्रूवल नहीं चाहिए होता। वन मोर थिंग, किसी और ने पूछा था कि हम आईआरबी अप्रूवल बाद में ले लें, ठीक है। तो जिन स्टडीज़ के लिए आईआरबी अप्रूवल ज़रूरी है उनका आईआरबी अप्रूवल लेना लाजमी होता है, क्योंकि जब आप जर्नल में पब्लिश करने जाते हैं तो आपसे मांगते हैं कि आपने आईआरबी अप्रूवल लिया था या नहीं लिया था। वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड इसमें कि मेरी पर्सनल जो सजेशन होगी ना वो ये होगी, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स तारिश स्टेटमेंट, बट ठीक है, दो अलग अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये होगा कि वेट फॉर द आईआरबी अप्रूवल देन गो फॉर डेटा कलेक्शन, क्योंकि कभी कभी वो ऐसी मिस्टेक निकाल देते हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है शुरू से वापसी डेटा कलेक्ट करना पड़े, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप अपने सुपरवाइजर से भी इसमें मशवरा ले सकते हैं कि डू वी वेट फॉर द आईआरबी अप्रूवल और डू वी गो अहेड, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है हर दफ़ा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, ठीक है।